नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक है एक ऐसा बयान जो पूरे देश में हंगामा मचा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अशरफ मदनी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के विवाद पर जो कहा है वो राजनीतिक दलों से लेकर सोशल मीडिया तक सबको बांट रहा है। तो भारत में मुसलमान अपाहिज हो गया, ये शब्द सुनकर आप क्या सोचेंगे? क्या ये मुसलमानों पर हो रहे कथित अन्याय की सच्चाई है या फिर एक भड़काऊ बयान? आज हम पूरी स्टोरी को डिटेल पे कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये विवाद कब शुरू हुआ। यहाँ पर आप हेडलाइन देख सकते हैं, जमीयत प्रमुख मौलाना अशरफ मदनी ने अल फलाह वाले बयान पर विवाद का है। भाजपा ने कहा है कि आतंकवादी बचाओ जमात जो है वो सक्रिय हो चुका है। ये विवाद तब शुरू होता है 22 नवंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार के दौरान। जो जमीयत के संस्थापक है मुफ्ती किफायतुल्लाह देलवी की याद में जो एक सेमिनार था, उसमें यहाँ पर मौलाना अरशद जो मदनी थे उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था। ये यूनिवर्सिटी हरियाणा के फरीदाबाद में, और इसके जो संस्थापक है जावेद अहमद सिद्दीकी हैं जो कि एक मुस्लिम लीडर हैं। उन्होंने कहा है कि जमीयत के जो संस्थापक है उन्होंने देहलवी की जिंदगी और विरासत पर कुछ बयान ऐसे कह दिए हैं। मदनी ने इस दौरान अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े जो विवाद का जिक्र किया, भारत में मुसलमानों की स्थिति पर चिंताजनक टिप्पणियां की थी। इसे विपक्षी दल समर्थन दे रहे हैं और भाजपा ने इसे आतंकवादियों का बचाव कहकर बड़ी आलोचना इसकी की है। मदनी का बयान आखिर क्या था कि भारत के मुसलमान जो है वो अपाहिज हो गया है। दुनिया सोचती है कि मुसलमान खत्म हो गए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक है जावेद अहमद ताकी यानी कि जो चांसलर है, उनकी गिरफ्तारी का भी जिक्र किया गया यहाँ पर कि अगर कोई मुसलमान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनता है तो उसका अंजाम समाजवादी नेता आजम खान जैसा होता है, जेल। अल फलाह का मालिक जेल में और कोई नहीं जानता कि वह कब तक बाहर आएंगे। हाल ही में जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उस केस में भी अल फलाह से जुड़े कई डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों का यह दावा है कि यूनिवर्सिटी से व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है और कुछ आरोपी आतंकी जो हैं गतिविधियों में लिप्त थे। इसके के चलते सिद्दीकी को जेल भेज दिया गया था। मदनी ने इसे मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश बताई है। उन्होंने ये चीज कही है कि दुनिया को ये लगता है कि मुसलमान जो है वो खत्म हो रहे, वो अपाहिज लाचार हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सब बयान को लेकर काफी ज्यादा पूरी मतलब देश में ही विवाद छिड़ा हुआ है। यहाँ पर उन्होंने न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी जैसे मुसलमान मेयर बन सकते, इससे उन्होंने तुलना भी की है। लंदन में जो सादिक खान मेयर है, लेकिन भारत में मुसलमान यूनिवर्सिटी में भी मुस्लिम वाइस चांसलर नहीं बन सकता है। सत्ता की दखलंदाजी सब जगह है। तो ये उनका बयान था। आरोप उन्होंने क्या लगाया कि सरकार जो है वो मुसलमानों के नेतृत्व को दबाने और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, जिससे उनकी भूमिका वो सीमित हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते ये है जोहरान ममदानी। तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं आखिर इनका जिक्र क्यों किया गया। तो ये जो है फिल्म निर्माता मीरा नायर और शिक्षाविद जो है महमूद ममदानी उनके बेटे हैं। इनका जन्म जो है युगांडा के कंपाला में हुआ था, यानी कि ये भारतीय मूल के हैं। 7 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क शहर में आ गए थे और हाल ही में 2018 में अमेरिकी नागरिक बने थे। डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर आलोचक थे। ममदानी 2021 में 36वें जिले से न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के सदस्य भी हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क पब्लिक स्कूल सिस्टम के स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की है। इसके साथ ही बोडोइन कॉलेज के अफ्रीकाना अध्ययन में भी स्नातक की डिग्री उन्होंने प्राप्त की, यानी कि काफी एजुकेटेड है। जोहरान इससे पहले एक जब्ती रोकथाम आवास पर्दाफाश के रूप में काम कर चुके हैं, जहां पर उन्होंने कमीज क्षेत्र में कम आय वाले जो अश्वेत मकान मालिक थे उनको बेदखली से लड़ने और अपने घरों में रहने में मदद की थी। इसी नौकरी के ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित भी किया था। ये अभी जो युवा राजनेता की शादी रमा दुआ जी से हुई है और जो पेशे से कलाकार हैं। इसके अलावा 34 ईयर के जो डेमोक्रेट थे पूर्व गवर्नर एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार जो कर्टिस सलीवा थे, उनको भारी अंतर से इन्होंने हराया जोहरान ममदानी ने। अगर हम वोट की बात करें तो 50% वोट मिले थे उन्हें, जिसमें 83% वोट टोटल हुए थे, जिसमें 50% उनको मिले। कोमो को सिर्फ 41% मिले थे, जबकि सलीवा को ओनली 1 लाख वोट मिला था।
अब अगर हम देखें ना, न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी की जीत के प्रमुख कारण क्या थे, तो यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में और चर्चा करेंगे कि आखिर मतलब उनके जीतने के कारण क्या है। जैसे कि हर कोई कहता है कि जो मुस्लिम है वो काफी ज्यादा मतलब कि पीछे रह चुके या फिर आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन यहाँ पर अगर हम जोहरान ममदानी की बात करें तो ये भी एक मुस्लिम ही है। और इनकी जो ऐतिहासिक जीत है उसने मतलब पूरे देश में ही तहलका मचा रखा है। तो यहाँ पर अगर उनके हम देखें कि जीत के कारण क्या थे, सबसे पहले तो उनके जो अभियान थे वो जीवन व्यय यानी कि अफोर्डेबिलिटी पर पूरी तरह से केंद्रित थे। ममदानी ने न्यूयॉर्क की सबसे महंगी शहर की स्थिति को लक्ष्य बनाया था। उन्होंने किफायती आवास, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर, किराया फ्रीज, इसके साथ ही मुफ्त और तेज बसें, राज्य चालित जो ग्रोसरी स्टोर खोलने जैसे ठोस प्रस्ताव दिए हैं। इसके साथ ही उच्च आमदनी वाले जो कॉरपोरेशन हैं उन पर नए टैक्स से सामाजिक कार्यक्रम को फंड करने का वादा भी किया है। इसके साथ ही ये जो मुद्दा है 2024 का जो चुनाव था ट्रंप, जिसमें ट्रंप समर्थकों को भी आकर्षित करने वाला था, जहां पर ग्रोसरी रोजमर्रा की लागत जो थी वो वहां पर मुख्य चिंता थी। तो इसी के चलते लोगों ने उनके अभियान को काफी ज्यादा रेलेवेंट माना, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उनको एक तरह से सपोर्ट किया था। हालांकि शुरुआत में उन्होंने काफी जीरो लेवल से स्टार्ट किया था। शुरुआत में उन्हें कोई नहीं जानता था, कोई उनका इतना सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने युवा को उन्होंने लक्ष्य बनाया और युवा के लिए आवाज उठानी शुरू की। इसके साथ ही युवा मतदाता नई पीढ़ी का जो जोरदार समर्थन भी किया था उन्होंने। यानी कि अगर हम यंग वोटर्स की बात करें तो उसमें 18 से 34 वर्ष के जो लोग हैं उनके मतलब उनसे उन्हें काफी ज्यादा भारी बहुमत हासिल हुआ है। इसके साथ ही सक्रिय फील्ड ऑपरेशन और क्रॉस रूट्स जो ऑर्गेनाइजिंग है, जो ममदानी था उन्होंने शहर के इतिहास का सबसे बड़ा वॉलंटियर नेटवर्क बनाया। हजारों युवा वॉलंटियर्स ने घर घर जाकर बात की। उन्होंने न्यूयॉर्क्स को एक दूसरे से बात करने के लिए प्रेरित किया। खास करके ब्रॉन्क्स और क्वींस में जो ट्रंप वोटर्स थे उनसे बातचीत की। इसके अलावा सोशल मीडिया विजिबिलिटी की रणनीति भी उन्होंने अपनाई। अभियान की शुरुआत में सिर्फ 1% ही पोलिंग पर शुरू हुई थी, लेकिन काफी ज्यादा सोशल मीडिया की हेल्प से उनके जो अभियान थे वो हर जगह फैलते गए और उनको बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। इसके साथ ही उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ विद्रोह और इस्लामोफोबिया पर काबू पाया था। एंड्रयू क्यूमर जैसे जो पॉलिटिकल डायनेस्टी है उनको हराकर उन्होंने एलीट को चुनौती दी, जो एलीट क्लास होती है जिसमें डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, जो बिलियनर्स हैं, मीडिया है, उन सबको। चक शुमर जैसे जो सीनियर्स हैं उन्होंने एंड्रो सरमेंट रोका, लेकिन ममदानी ने इसे पीपल पावर में बदल दिया था। उनकी मुस्लिम पहचान पर इस्लामोफोबिया हमले भी हुए, लेकिन मतदाताओं ने इसको नकार दिया। ये जीत मुस्लिम युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनती है और अमेरिका को अपना घर मानते थे, अब उनको पता है कि हर एक तरह से अगर देखें हर मजहब के लोग जो है, हर धर्म के लोग जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर ये हम भारत में जो विवाद अभी चल रहा है अल फलाह यूनिवर्सिटी, उसके बैकग्राउंड की बात करें तो अल फलाह यूनिवर्सिटी क्या है इसको पहले देख लेते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक निजी अल्पसंख्यक संस्थान है, जो कि मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के जो छात्र है उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। यह यूनिवर्सिटी अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इसको संचालित किया जाता है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ट्रस्ट का जो मुख्यालय है वो दिल्ली के ओखला में है। इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है, मेवात क्षेत्र जो कि हरियाणा राजस्थान सीमा पर है, उसके पिछड़े और अल्पसंख्यक जो छात्र है उनको तकनीकी, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो चांसलर, जिनको अभी हाल ही में अरेस्ट किया गया था। इसके संस्थापक और ट्रस्ट का बैकग्राउंड क्या है। अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ट्रस्टी जवाद अहमद सिद्दीकी हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। उनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था और सिद्दीकी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जो थी जामिया मिलिया इस्लामिया से की थी, जहां पर वो लेक्चरर भी रह चुके थे। बाद में उन्होंने व्यवसाय में अपना मतलब बिजनेस में कदम रखा और शिक्षा क्षेत्र में इन्वेस्ट किया था। अल फलाह समूह की लगभग 15 कंपनियों से वो जुड़े हुए हैं, जो कि शिक्षा, कृषि, सॉफ्टवेयर, अन्य क्षेत्रों में काफी एक्टिव है। कई कंपनियां दिल्ली के जामिया नगर में एक ही पते पर रजिस्टर भी हैं। इसके साथ जो ट्रस्ट की स्थापना होती है 1995 में, ये दिल्ली में रजिस्टर्ड होता है। सिद्दीकी के जो भाई थे सऊद अहमद सिद्दीकी, उनकी भी शुरुआती व्यवसायों में उनके पार्टनर थे। इसके साथ ही ट्रस्ट ने शिक्षा को सामाजिक उत्थान का माध्यम भी बनाया, लेकिन सिद्दीकी का जो अतीत है वो काफी ज्यादा विवाद में रहता है। 2000 में एक FIR में उन्हें
7.5 करोड़ रुपए के हलाल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के लिए दोषी ठहराया गया, जिसमें उन्होंने निवेशकों को धोखा दिया था। इसके लिए उन्हें 3 साल की सजा हुई थी और तिहाड़ जेल में समय बताया था। हाल ही में जो ईडी है, उन्होंने दावा किया है कि सिद्दीकी ने छात्रों को धोखा देकर 415 करोड़ रुपए भी इकट्ठा किए हैं। तो इसी चलते यानी कि इसी आरोपों के चलते उनको अरेस्ट किया गया था। इसके साथ ही दिल्ली ब्लास्ट में मामले की जब जांच हुई तो यूनिवर्सिटी ने एजेंसी के जुड़े से कई डॉक्टर्स, कई संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया। जो संस्थापक है उनको भी आतंकी गतिविधियों से लिंक होने का आरोप जेल में भेज दिया है। एजेंसियों का क्या दावा है कि यूनिवर्सिटी जो है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का केंद्र बनी, जहां पर आतंकी नेटवर्क को सपोर्ट मिल रहा था। इसके अलावा मदनी का बयान क्या है, इसी कार्रवाई को मुसलमान होने की वजह से टारगेटिंग बताता है, जो कि विवाद का केंद्र बना हुआ है। यानी कि उन्होंने इसी चीज का जिक्र किया है कि जो मतलब कि टारगेट किया जा रहा है लोगों को, मतलब मुस्लिम लोगों को स्पेशली। तो इसी पर ही जो मदनी का बयान है वो काफी ज्यादा विवादास्पद रहता है। इसके अलावा जो मौलाना मदनी, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मालिक अभी जेल में सड़ रहा है, कोई नहीं जानता कि वो कब तक बाहर आएंगे, कब तक नहीं। सरकार जो वो मुसलमानों के नेतृत्व को कुचलना चाहती है। सिस्टम इतना खतरनाक है कि मुसलमान जो है वो शिक्षा प्रशासन में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। आजादी के 75 ईयर्स बाद भी हम अपाहिज है। तो ये मदनी का बयान है। इसके अलावा ये विवाद सुनते ही कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया और कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की। बीजेपी ने इसे क्या कहा है कि ये गैर जिम्मेदाराना और भ्रामक ये बयान दिया गया। इसके अलावा पार्टी के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जमीयत ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ये बयान जो है वो पूरी तरह से देश को बदनाम कर रहा है। इसी तरह अल फलाह आतंकियों को उन्होंने कहा कि अल फलाह जो वो आतंकियों का अड्डा बनी हुई थी। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, मदनी को माफी मांगनी चाहिए। तो ये कुछ आलोचक जो है उनके द्वारा कहना है। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता आईएएस अधिकारी जो नियाज खान है, उन्होंने इस का समर्थन किया है। इसमें अगर हम प्रतिक्रिया की बात करें तो इसमें जो है मुस्लिम समुदाय में कुछ संगठनों ने तुलना को अनुचित बताया है, जबकि अन्य ने भेदभाव के आरोपों का समर्थन भी किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं वो असली आदर्श भी हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा यानी कि इस बयान के सपोर्ट किया गया। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बयान सिर्फ भड़काऊ बयान है, जो कि पूरे देश में विवाद उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा जो आईएएस नियाज खान है, उन्होंने कहा कि मदनी के आरोपों में भ्रम है, लेकिन मुसलमानों की चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कि जो मुसलमान है उनको हालांकि हर एक क्षेत्र में पीछे रखा जा रहा है। पीछे मीन्स कैसे, अगर हम आज पूरी लिस्ट चेक करें तो उसमें कहीं पर भी हमें किसी भी यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में या फिर किसी भी हेड के रूप में हमें कोई भी मुस्लिम व्यक्ति नजर नहीं आएंगे। तो इसी चीज को लेकर ये जो बयान है वो काफी ज्यादा भड़क चुका है। इसके अलावा सत्तारूढ़ पार्टी के जो प्रवक्ता है शहजाद पूनावाल, उन्होंने इस बयान को क्या कहा है कि वोट बैंक के नाम पर तुष्टीकरण के भाईजान और आतंकवादी बचाओ समाज वो प्रतिक्रिया हो गया। उन्होंने पीटीआई वीडियो से कहा कि अरशद मदनी जी, मेयर की बात छोड़िए, इस देश के मुसलमानों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री बनते देखा है। बड़े बड़े कलाकार, व्यवसायी भी मुस्लिम समुदाय से ही हैं। उन्होंने पीटीआई वीडियोस में कहा है कि जब कोई आतंकी घटना होती है तो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वे धर्म के आधार पर आतंकवादियों की वकालत करने लगते हैं। इसके साथ ही पूनावाला ने और क्या कहा कि इसलिए मैं कहता हूं कि आतंकवाद के डॉक्टर के पीछे आतंकवाद के स्पिन डॉक्टर भी हैं। और ये स्पिन डॉक्टर सिर्फ अरशद मदनी ही नहीं बल्कि पी चिदम्बरम जैसे अन्य लोग भी हैं, जिन्होंने कहा कि परिस्थितियां ही आतंकवादी बनाती हैं। उन्होंने कहा कि हुसैन दलवाई कहते हैं कि वे अन्याय के शिकार हुए। इमरान मसूद उन्हें भटके हुए युवा कहते हैं। महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी जो है वो भी इस्लामोफोबिया का कार्ड खेलती हैं। यानी कि यहाँ पर उनके खिलाफ जो अरशद मदनी है उनके खिलाफ काफी ज्यादा एक तरह से उनके अगेंस्ट भी काफी बयान दिए गए हैं। इसमें प्रभाव क्या पड़ा है, मतलब कि ये जो हम बयान देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका लोगों पर क्या प्रभाव, पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब देखिए, इससे पहले सवाल ये उठता है कि क्या ये जो मदनी है, मतलब मदनी ये जो मौलाना है, सही कह रहे हैं। उनके पक्ष में ये तर्क है कि आजम खान जैसे जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन पर लगातार केस चल रहा है। यानी कि केस चलने के कारण उनको लगता है कि जो मुस्लिम है उनको हमेशा ही सत्ता से बाहर रखा जा रहा है।
और अल फलाह जैसे जो संस्थान उस पर सवाल उठाकर मुसलमानों को दबाया जा रहा है। मदनी का कहना है कि सिस्टम जो है मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने पर तुला हुआ है, जो कि शिक्षा समाज के लिए खतरा है। दूसरी तरफ आलोचक क्या कहते हैं कि ये जो बयान है जांच को कमजोर करने की कोशिश है। अल फलाह से जुड़े जो डॉक्टर उनकी गिरफ्तारी दिल्ली ब्लास्ट जैसी घटनाओं से लिंक है, यानी कि लिंक होने के कारण उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये कानून का राज है, ना कि भेदभाव है। बीजेपी का कहना है कि ऐसे बयान से समाज में फिर डर फैलता है और मुसलमानों को गुमराह किया जाता है। लेकिन अब इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है? राजनीतिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो जो राजनीतिक मोर्चेबंदी का कारण बन चुका है ये जो बयान है, जहां पर विपक्ष ने इसे मुस्लिम भेदभाव बताया और भाजपा ने आतंकवादियों का बचाव इसको करार कर दिया। 2026 के चुनावों से पहले हेट पॉलिटिक्स पर बहस को और तेज कर सकता है। इसके अलावा सामाजिक मुस्लिम समुदाय में भी प्रभाव यानी कि विभाजन हो सकता है। मुस्लिम समुदाय दो धड़ों को उजागर किया इसने। एक तरफ भेदभाव के आरोपों का समर्थन है, दूसरी तरफ आलोचना की यह जांच एजेंसियों को काम करने को कमजोर करता है। इसके साथ पूरे विश्व में क्या प्रभाव है? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज की जा रही है इसकी। भारत की शिक्षा सुरक्षा नीतियों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी वर्ल्ड न्यूज जो है 14 नवंबर की रिपोर्ट में AIU के द्वारा अल फलाह की सदस्यता निलंबन को भारतीय उच्च शिक्षा में नियामक विफलताओं का एक प्रतीक बताया जा रहा है। ये वैश्विक रैंकिंग जो है उसमें भारतीय यूनिवर्सिटीज की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर अल्पसंख्यक जो संस्थान है उनको। UWN की जो चेतावनी, उन्होंने कहा कि ऐसे मामले जो विदेशी छात्रों से को भारत से दूर कर सकते हैं। इसके साथ मानव अधिकार मुस्लिम डायस्पोरा में क्या प्रतिक्रिया यानी कि भेदभाव की बहस हो चुकी है। मदनी की जो टिप्पणी है यानी कि न्यूयॉर्क से उन्होंने जब तुलना की, उन्होंने वैश्विक मुस्लिम समुदाय में भारत की इस्लामोफोबिया की छवि को मजबूत किया, लेकिन इसकी आलोचना भी की गई है। इसके साथ आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव क्या? गल्फ फंडिंग स्क्रूटनी, ईडी के अनुसार यह कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ने गल्फ देश यानी कि सऊदी अरब UAE से फंड रेजर आयोजित किए थे, जो कि FCRA का उल्लंघन है। इसके अलावा ये भारत गल्फ के जो संबंध है G20 उनको भी प्रभावित कर सकता है, जहां पर सऊदी ने पहले भारतीय शिक्षकों को सपोर्ट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि 415 करोड़ रुपए का जो फ्रॉड था उसको किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि वैश्विक इन्वेस्टर्स को और ज्यादा सतर्क करेगा। यानी कि रिपोर्ट में ये सब सामने आया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, मतलब कि जमीयत प्रमुख मदनी की जो अल फलाह की टिप्पणी से उपजे जो भी विवाद था उसका पूरा विश्लेषण किया। आपका क्या ख्याल है, क्या ये भेदभाव है या फिर कानूनी कार्यवाही? तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि मुसलमानों के साथ क्या सच में अन्याय हो रहा है, क्या सच में उनको पीछे रखा जा रहा है, या फिर ये सिर्फ कानून का राज है, कानून के दायरे में रहकर ये सब कुछ किया जा रहा है। तो आपके जो भी विचार है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।